जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 2 हमारा, और आज के लेक्चर से हम अपने बाकायदा सब्जेक्ट को और टॉपिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन टॉपिक्स की तरफ जाने से पहले कुछ हम जो मटेरियल यूज़ करेंगे उसका स्ट्रक्चर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आप लोगों को नोट्स शेयर हो गए इस चैप्टर के? चलिए, हम आई कैप ने रिसेंटली जो इस अटेम्प्ट के लिए, आई कैप हर अटेम्प्ट के लिए आपको पता है अपना सिलेबस शेयर करता है कि इस अटेम्प्ट में वो कौन सा सिलेबस टेस्ट करने जा रहा है। ज़्यादातर सिलेबस का हिस्सा वो नॉर्मली वही होता है जो कि पिछले सेशन वाला होता है, लेकिन कुछ अगर रिवीजन्स आई कैप ने इंक्लूड करनी हो, आई कैप स्टार्ट में हमें बता देता है। और ये ध्यान में रखिएगा, रिवीजन्स हमेशा ज़्यादा अहम होती हैं, क्योंकि जो रिवीजन्स होती है ना किसी भी सिलेबस में, जिस अटेम्प्ट में रिवीजन आती हैं उस अटेम्प्ट में उनके टेस्ट होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम खास तौर पे आई कैप की बुक को देख के उसमें जो रिवीजन है उसको नोट करके अपनी बुक को अपडेट कर रहे हैं। जैसे ही ये अपडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, मेरा ख्याल है 1 से 2 दिन मजीद लगेंगे, उसके बाद हम बुक को पब्लिशर के लिए सेंड कर देंगे। 3-4 दिन में पब्लिश होकर आ जाएगी। मीनवाइल आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा क्लास में नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्लियर? अच्छा, ये जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये अगर आप देखें इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह नजर आएगा। ये स्ट्रक्चर मैंने इससे पहले समझाया तो नहीं ना आपको? हाँ जी, ये हर चैप्टर, अच्छा पहली चीज तो हमारे जो बुक के चैप्टर्स होंगे और जो आई कैप की बुक के चैप्टर नंबर होंगे वो सेम है। यानी जो आई कैप की चैप्टर 2 है, हमारी बुक का भी चैप्टर 2 वही होगा। फर्क यह कि हमने चैप्टर का एनालिसिस किया और उसको हमने कुछ लॉजिकल कंसेप्ट्स में, बड़े लॉजिकल कंसेप्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उन कंसेप्ट्स को हमने पहले पेज पे लिस्ट बना के दे दी, ताकि आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर में आप क्या चीजें सीखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जो बड़े बड़े इस चैप्टर में कितने कंसेप्ट्स हैं, मेजर कंसेप्ट इस चैप्टर में वो हैं जी 5 चैप्टर 2 में। ठीक है, इनमें से हर कंसेप्ट के अंदर कुछ सब कंसेप्ट्स या कुछ डिटेल डिस्कशन होगी, लेकिन मेन कंसेप्ट्स इस चैप्टर में है 5। तो हमने पहले सफे के ऊपर ही तरतीब लगा के आपको बता दिया इस चैप्टर में आप कौन कौन से कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, एक तो जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये चैप्टर में डिस्कशन किस किस चीज की, स्टार्ट कहां से हो रहा है, एंड कहां पे हो रहा है, इसका स्कोप पता चल जाता है। तो जब आप कोई नई चीज सीख रहे हैं और आपको पता चल जाए कि ये स्टार्ट कहां से हो रही है, एंड कहां पे होगी, तो उसके दरमियान की चीजें ही सारी डिस्कशन होनी है, तो आप फोकस होकर उसको पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या क्या हम सीखने जा रहे हैं। इसलिए पहले सफे पे ही आपको पता चल जाया करेगा इस चैप्टर में कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो आप सीखने जा रहे हैं। क्लियर? अच्छा, फिर अगर आप इसी वाली बुक के आगे चलते हैं तो जिस तरतीब से, जैसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, इसी तरतीब से आपको अगले सफों पे कंसेप्ट्स मिल जाएंगे। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ऑनवर्ड। लेकिन अगर आप आई कैप की बुक को भी कंसल्ट करना चाहते हैं, जो कि मैंने कहा कि आपने साथ साथ नहीं करनी, हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं, बल्कि बेहतर है जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर करें, क्योंकि समटाइम कुछ कंसेप्ट आ। लेकिन फर्ज कीजिए अगर आप हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ भी रीड करना चाहते हैं, तो हर कंसेप्ट के आगे आई कैप की बुक का रेफरेंस भी दे दिया गया है। ये वाला कंसेप्ट जो हमारी बुक में यहां पे डिस्कस हुआ है, नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में, आई कैप की बुक के किस चैप्टर में डिस्कस हुआ है? चैप्टर नंबर 2 में। और अगर आपने आई कैप की बुक पढ़ी होती है तो आपको पता होगा सब सेक्शंस में सब डिवाइडेड होती है, नंबरिंग होती है। सेक्शन 1 है 1.1, 1.2, फिर 2.1, 2.2, 2.3, इस तरीके से चलता है। तो चैप्टर 2 सेक्शन 1 में ये कंसेप्ट डिस्कस हुआ है। आप बाद में जाके रीड करके ये देख सकते हैं कि क्या सर ने जो आई कैप की बुक में चीजें हैं वो सारी पढ़ा दी हैं, कहीं कोई चीज रह तो नहीं गई। क्रॉस चेकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। रिकमेंडेड ये है कि आपने जो याद करना है वो इंस्ट्रक्टर बुक, इंस्ट्रक्टर नोट से ही करना है। आई कैप की बुक से याद नहीं होगा, मेरा तजर्बा ये कहता है कि जो स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं ना उसकी बेस पे, आई कैप की बुक से याद करना मुश्किल है, इवन समझना भी मुश्किल है। बाज़ कुछ फ्रेजेस ऐसे लिखे होते हैं बड़ी मुश्किल समझ आते हैं। बहरहाल अगर आप पढ़ना चाहें बिल्कुल जरूर पढ़े, मैं उससे रोक नहीं रहा, लेकिन याद आई कैप की बुक से नहीं करना। आपने आई कैप की बुक को पढ़ना है तो सिर्फ इस नियत के साथ पढ़ना है कि देख लें क्या सर ने सारी चीजें पढ़ा दी हैं, कोई चीज रह तो नहीं गई, कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए। क्लियर? लेकिन अगर आई कैप की बुक से अगर याद करना चाहें भी तो अपने रिस्क पे याद कर सकते हैं। रिकमेंडेशन मेरी ये है कि इसी बुक से याद करें। आई कैप की बुक से करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो फिर आपका रिस्क है। ये क्लियर हो गया आपको स्ट्रक्चर लर्निंग ऑब्जेक्टिव वाइज? अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, देखिए हमने फिर क्या किया, आई कैप के जो कंसेप्ट्स को हमने एक तो सीक्वेंस में क्लासिफाई कर दिया, फिर उसके बाद हर कंसेप्ट से रिलेटेड पास्ट पेपर में आई कैप की बुक में जो क्वेश्चंस हैं
हमने उसको भी इंक्लूड कर दिया। यानी आप जब कोई भी कंसेप्ट स्टडी करेंगे ना, तो ये जरूरी है, आज अगर आप सिर्फ एक कंसेप्ट भी सीख के गए हैं ना, तो ये जरूरी है घर जाके आप उसकी रिटन होम असाइनमेंट करें। रिटन होम असाइनमेंट करने के लिए जरूरी है कि हर कंसेप्ट के साथ उससे रिलेटेड जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं उनको जोड़ दिया जाए। तो जो दूसरा काम किया, अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाए हम, तो आपको नजर आएगा कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है, ये वही आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है, उसमें कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, उसमें कुछ एग्जांपल्स वगैरह होंगी, जो भी है उसका तरीका का कंसेप्ट डिस्कस होने के बाद एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी होम असाइनमेंट हुआ करेंगे। आपको भी हमने अपना लेक्चर प्लान शेयर किया, मिल गया ना आपको लेक्चर प्लान? वो छोटी सी पर्ची मिल गई होगी आपको, चलिए अभी जिनको नहीं मिली अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी। उसमें ये लिखा हुआ है कि आज के लेक्चर में आपने क्या पढ़ना है और घर जाके होम असाइनमेंट क्या करनी है। होम असाइनमेंट बेसिकली यही क्वेश्चंस होंगे, इनको आपने रिटन फॉर्म में करना है। किस फॉर्म में? रिटन फॉर्म में। और अगले दिन क्लास में फिर हम इस असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे कि इस असाइनमेंट में कौन कौन से लीगल कंसेप्ट्स थे इस क्वेश्चन में। क्लियर हो गया जी? ये क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ये आई कैप की बुक में से हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं। इंश्योर हमने ये किया है कि आई कैप की बुक का एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट, एक एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस करना है और आपने इसको प्रैक्टिस करना है एक एक क्वेश्चन को। आई कैप याद रखें, छोटे से छोटे क्वेश्चन कंसेप्ट में से भी क्वेश्चन बना सकता है और बनाता रहा है, 100% कवरेज। तो इसके लिए हमने आई कैप के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया इसके साथ ही, ताकि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए भी आई कैप की बुक की तरफ जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमारी इस बुक के 2 वॉल्यूम होंगे। वॉल्यूम 1 में सारे चैप्टर के कंप्लीट नोट्स और क्वेश्चन है। कुछ मजीद क्वेश्चन हैं, ठीक है, कुछ मजीद क्वेश्चन है वो वॉल्यूम 2 में है। जैसे फर्ज कीजिए आई कैप की बुक में अगर इस कंसेप्ट से रिलेटेड उसने 2 क्वेश्चन रखे हैं, 3 क्वेश्चन रखे हैं, हमने 2 यहां पे डिस्कस कर दिए हैं, एक क्वेश्चन को फिर हमने वॉल्यूम 2 में शिफ्ट कर दिया है। तो 2 वॉल्यूम होंगे, आपके सारे नोट्स प्लस एसेंशियल प्रैक्टिस वॉल्यूम 1 में है और जो एक्सटेंडेड प्रैक्टिस है वो वॉल्यूम 2 में है। वॉल्यूम 2 में सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, नोट्स मटेरियल वगैरह कोई नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल आपको जो असाइनमेंट मिलेगी वो सारी वॉल्यूम 1 में से ही मिलेगी, यानी ये हमारा जो वॉल्यूम 1 चल रहा है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन के नीचे आई कैप की बुक का रेफरेंस भी दिया है। अगेन पर्पस यही है कि आप साथ साथ मार्क करते जाएं कि ये क्वेश्चन आई कैप की बुक से अगर आप क्रॉस मैच कर रहे हैं या वहां से भी पढ़ रहे हैं तो निशानी लगाते जाए, ये क्वेश्चन उधर हो गया, ये उधर हो गया। ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा जिस क्वेश्चन पे टिक नहीं लगा हुआ वो सर ने नहीं करवाया। तो आप कंसेप्ट्स को भी टिक लगा सकते हैं कि ये हमने कर लिया है और क्वेश्चंस को भी टिक लगा सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस फिर बता रहा हूं कब करनी है, चैप्टर के एंड में। शाबाश। अच्छा, ये इसी तरह आगे चलते जाएंगे, फिर आगे मजीद कंसेप्ट आएगा, क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्ट आएगा, क्वेश्चन आएंगे। एंड पे जाके फिर आएंगे हमारे एमसीक्यूज। हमारे पेपर में एमसीक्यूज भी आने हैं ना, एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। अगेन ये वाले एमसीक्यूज आई कैप की बुक से हमने लिए हैं, लेकिन कुछ मजीद एमसीक्यूज भी हैं जो वॉल्यूम 2 में होंगे। एमसीक्यूज आ गए, एमसीक्यूज के बाद सोल्यूशन आ गया एमसीक्यूज का, ठीक है। आपने अटेम्प्ट करना है तो सोल्यूशन भी तो पता होना चाहिए। एमसीक्यूज का सोल्यूशन आ गया और फिर एमसीक्यूज के सोल्यूशन के बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं रिटन वाले उनका सोल्यूशन आ गया। इस ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है रिटन वाले, इसमें रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन भी हैं और केस स्टडी भी। यदि रिप्रोडक्शन और केस स्टडी के क्वेश्चंस आपको हर कंसेप्ट के साथ ही उसके एंड पे मिल जाएंगे, लेकिन जो एमसीक्यूज हैं वो आपको पूरे चैप्टर के एंड पे मिलेंगे, ठीक है। और इन दोनों का सोल्यूशन अवेलेबल है, नोट्स के साथ ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एमसीक्यूज का भी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस का भी। और प्रैक्टिस क्वेश्चन में दोनों तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से? रिप्रोडक्शन वाले भी और केस स्टडी भी। रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन कौन सा होता है? जो हमने याद करके एज इट इज रटा लिखना होता है। केस स्टडीज कौन सी होती है? जिसमें हमें उस कंसेप्ट को जो हमने याद किया हुआ है किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन पे अप्लाई करवाता है। अच्छा, अब इसमें जो चीज नोट करने वाली है सोल्यूशन में वो ये कि इनमें आपको सिर्फ सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बल्कि सोल्यूशन के साथ आपको एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम भी मिलेगी जहां जहां पे अवेलेबल है। पुराने क्वेश्चन में नॉर्मली नहीं हुआ करती थी, अब जो आई कैप के पास पेपर के क्वेश्चन आते हैं ना, अब जो लेटेस्ट प्रैक्टिस आई कैप की, वो हर पेपर के बाद उसका सजेस्टिव सोल्यूशन भी शेयर करता है, उसका एग्जामिनर कमेंट्स भी शेयर करता है और मार्किंग प्लान भी। सजेस्टिव सोल्यूशन तो आपको पता ही है क्या होता है, एग्जामिनर कमेंट्स भी बताया था आपको क्या होता है। एग्जामिनर कमेंट्स क्या होते हैं? जो बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट करते गलतियां की है ना, एरर्स, वो है, ठीक है। तो अगर आप
दूसरों के गलतियों से सीखना चाहते हैं तो फिर एग्जामिनर कमेंट्स को पढ़िए, और अगर आप खुद की गलती से सीखना चाहते हैं तो फिर एग्जामिनर कमेंट्स को ना पढ़िए। वो जब पेपर देंगे तो रिजल्ट आएगा, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने क्या गलती की है। और जब आप एग्जामिनर कमेंट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा वही गलतियां पुराने स्टूडेंट्स ने भी की हुई थी, अगर आप पढ़ लेते पहले तो पता चल जाता पहले। एग्जामिनर कमेंट्स क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मार्किंग प्लान। मार्किंग प्लान क्या है? मार्किंग प्लान आपको ये बताता है कि आपने एग्जाम क्वेश्चन में क्या क्या सोल्यूशन में लिखना था। जैसे देखें, अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर को भी मजीद क्लासिफाई कर दिया कि अगर बच्चा ये वाली चीज उसने क्वेश्चन में लिखी है तो उसको 1 नंबर मिलेगा, ये वाली चीज अगर क्वेश्चन में लिखी है उसको 2 नंबर मिलेंगे, ये वाली चीज अगर क्वेश्चन में लिखी है तो उसको 1 नंबर मिलेगा। और एक सिर्फ ये चलते चलते मेरी नजर से गुजरा, मैंने कहा चलिए आपको बता दूं, जो केस स्टडी आती है ना उसमें एक होता है डिसीजन, एक होता है बेसिस ऑफ डिसीजन। डिसीजन और बेसिस ऑफ डिसीजन क्या होता है? यस या नो कहना, हाँ ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, ये कहना, ये डिसीजन होता है। डिसीजन का देखिए उसने सिर्फ 1 नंबर दिया। जो बेसिस ऑफ डिसीजन है ना रीजनिंग के, कि क्यों यस है क्यों नो है, इसके उसने तकरीबन 3 मार्क्स दिए। तो इसीलिए याद रखिए किसी भी केस स्टडी को डिस्कस करते हुए अगर वो आपसे पूछे ना क्या ये पॉसिबल है, तो आपने सिर्फ ये नहीं कह देना यस ये पॉसिबल है, सर क्वेश्चन कर लिया मैंने, क्योंकि उसने पूछा ही यही था कि क्या ये पॉसिबल है, मैंने कहा यस ये पॉसिबल है। याद रखिए ये है आपका डिसीजन। इसके नंबर आपको 4 में से 1 नंबर देगा और आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि 50% मार्क्स तो नहीं है। आपने लीगल केस स्टडी सॉल्व करते हुए, लॉ की केस स्टडी सॉल्व करते हुए डिसीजन तो लिखना ही है, साथ ही साथ बेसिस ऑफ डिसीजन भी लिखने हैं। क्लियर? ये मार्किंग प्लान पढ़ने की आदत डालेंगे ना, आपको ये चीजें खुद ही समझ आ जाएंगी कि एग्जामिनर आपसे क्या रिक्वायर कर रहा है। मार्किंग प्लान है एग्जामिनर ने क्या रिक्वायर किया था आपसे, ठीक है, ये वो चीज। और एग्जामिनर कमेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स ने क्या गलतियां की। आपके लिए दोनों चीजें अहम है, ये जानना भी कि बच्चे इस टॉपिक में क्या गलती करते हैं, ये भी आपके लिए अहम है, और एग्जामिनर क्या रिक्वायर करता है आपसे, क्या क्या लिखना होता है, ये भी आपके लिए जानना अहम है। जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये आपकी पहली अटेम्प्ट है क्या, और ये चीजें ना हर पेपर में होती हैं। हाईली रिकमेंडेड कि आप हर पेपर के एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग प्लान जितने अवेलेबल हो उनको पढ़ा करें, क्योंकि आपकी पहली अटेम्प्ट है कैफ, इसलिए आपको शायद इन चीजों का नहीं पता होगा, मैं थोड़ा जोर देखे इसलिए बता रहा हूं। फिर इसी तरह आगे चलते जाएंगे, बाकी क्वेश्चन का भी सोल्यूशन है, जहां पे एग्जामिनर कमेंट्स वगैरह मार्किंग प्लान है वहां पे है। और ये सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं, ज़हन में रखिएगा, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जी। ये स्ट्रक्चर समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद आगे चलते, नेक्स्ट है हमारा पेज। अगर आप देखें ना, फर्स्ट एक तो है ना वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव वाला टेबल वाला पेज जिसके ऊपर ड्रिल, उसके आगे कुछ एनालिसिस दिया गया है, नजर आ रहा है? नहीं, मार्क्स भी इसमें नजर आ रहे हैं, बड़ा धीमा धीमा चले, बुक में बेहतर हो जाता था। इसमें अगर आप देखें तो एक ग्राफ सा बना हुआ है। ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि ये टॉपिक पास में कितने कितने मार्क्स के साथ टेस्ट हुआ, ठीक है। जैसे ऑटम 14 अटेम्प्ट में 0 मार्क्स का क्वेश्चन आया, स्प्रिंग 15 में 0 मार्क्स का, ऑटम 15 में 3 मार्क्स के साथ, स्प्रिंग 16 में 4 मार्क्स के साथ। आपको हर चैप्टर की रिलेटिव इंपोर्टेंस का अंदाजा हो जाता है, ठीक है। एक तो होता है ना ग्रिड में नॉर्मली वो 4-5 टॉपिक्स इकट्ठे करके बताता है कि मैं इन ग्रुप ऑफ चैप्टर में से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछूंगा। लेकिन बात स्टूडेंट ये भी चाहते हैं कि हमें ग्रिड नहीं बल्कि मजीद डिटेल यानी चैप्टर वाइज पता चल जाए कि इस चैप्टर में से नॉर्मली कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये जो ग्राफ है ये आपको बताएगा कि नॉर्मली इस चैप्टर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। तो ये ट्रेंड आपके सामने मौजूद है, लेकिन आपको नजर आ रहा होगा कि ये ट्रेंड अप डाउन हो रहा है। इसकी रीजन ये है आई कैप सिलेक्टिव स्टडी को डिस्करेज करता है। हमारे सिलेबस में 18 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और उन 18 चैप्टर्स के हर चैप्टर के अंदर बहुत से कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, 15-20 कंसेप्ट्स भी हैं। आई कैप अगर सिर्फ एक सेट पैटर्न के साथ टेस्टिंग करेगा ना तो आप सिलेक्टिव स्टडी की तरफ चले जाएंगे। आई कैप चाहता है आप सिलेक्टिव स्टडी की तरफ ना आ जाए, इसलिए वो कभी किसी चैप्टर में से क्वेश्चन टेस्ट करता है, कभी उसमें अदर चैप्टर में से। जैसे अगर स्प्रिंग 21, ऑटम 21, स्प्रिंग 22 में उसने इस टॉपिक में से टेस्ट चेक नहीं किया, इसका मतलब क्या है? वो किसी दूसरे टॉपिक्स में उससे टेस्टिंग ज्यादा कर लिया है। तो ये आई कैप करता होता है, इसे आई कैप कहता होता है कि मैं पेपर रखूंगा अनप्रेडिक्टेबल। क्या रखूंगा पेपर? अनप्रेडिक्टेबल, ताकि स्टूडेंट प्रेडिक्ट ना कर सके, लेकिन टीचर्स को अपने एक्सपीरियंस या जजमेंट की बेस पे कुछ अंदाजा हो जाता है।
गैस नहीं लगा सकते, गैस हम भी नहीं लगा सकते। अब अगर कहना सर गैस पेपर दे दें जैसे हुआ करते थे वो मैट्रिक इंटर वगैरह में, वो हम भी नहीं लगा सकते। लेकिन कुछ एक्सपीरियंस की वजह से चीजें हैं जिनको सामने रख के अंदाजा हो जाता है कि कमिंग अटेम्प्ट में आई कैप का फोकस किस कंसेप्ट के ऊपर हो सकता है। तो वो जो एक्सपेक्टेड कंसेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन अभी नहीं, सेशन के एंड पे, ठीक है, ताकि क्योंकि अभी आपने सारे कंसेप्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है और वेटेज देनी है, क्योंकि ये कंफर्म है आई कैप किसी भी टॉपिक में से किसी भी कंसेप्ट में से क्वेश्चन सेट कर सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो पहला असूल सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। सिलेक्टिव स्टडी करेंगे मार खाएंगे। एक टॉपिक छोड़ के देख लें, 200 टॉपिक्स है ना आपके सिलेबस में, अगर एक टॉपिक छोड़ के देख ले कंफर्म है उसी टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा सीए में, आजमा के देख लीजिएगा। और इसकी एक वजह आप समझेंगे पता नहीं इत्तेफाक हो गया है कि मैंने फैसला किया था हफ्ता पहले कि ये टॉपिक छोड़ दें, उसी टॉपिक में से क्वेश्चन, इत्तेफाक नहीं है। आई कैप को पहले से पता होता है स्टूडेंट्स के लिए कौन सा टॉपिक इस सब्जेक्ट में डिफिकल्ट है, कौन सा टॉपिक स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं। आई कैप को कैसे पता चलता है भला? आई कैप को कैसे पता चलता है? हम नहीं बताते, माइंड रीडिंग में नहीं करता, सिंपल। आई कैप आपकी परफॉर्मेंस देखता है, पिछला एनालिसिस, ठीक है। क्या देखें, जो आपके लिए मुश्किल है चीज, मोस्ट प्रोबेबली आपकी आने वाली जो अगली जनरेशन है उसके लिए भी वो चीज मुश्किल होगी। क्लियर है? तो आई कैप को अपने आई कैप को अपने एक्सपीरियंस से अंदाजा हो जाता है। एक और चीज की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, ये क्या है, ये क्या है, ये आपने नोट किया, ये क्या है? पासिंग परसेंट। ये पासिंग परसेंटेज सब्जेक्ट की नहीं है, इस अटेम्प्ट की, इस क्वेश्चन की है। अब आई कैप ये हमें कैसे पता चली? ये आई कैप ने बताई। आई कैप को कैसे पता चली? आई कैप क्वेश्चन वाइज स्टैटिस्टिक्स मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अब खुद बताइए, जिस अटेम्प्ट में आई कैप ने ये कंसेप्ट टेस्ट किया है, पासिंग में 10%, आई कैप को पता नहीं चल गया ये टॉपिक स्टूडेंट्स का वीक है, अगली दफा क्या करेगा? स्टूडेंट समझ रहा होगा कि ये टॉपिक तो पिछली दफा टेस्ट हो चुका है, अब नहीं होना। जबकि आई कैप को क्या पता है कि ये वो टॉपिक है स्टूडेंट जहां पे वीक है। तो आई कैप ढूंढेगा स्टूडेंट्स का वीक पॉइंट और हम ढूंढने की कोशिश करेंगे आई कैप का वीक पॉइंट। आई कैप की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आई कैप की भी सबसे बड़ी लिमिटेशन आई कैप की पता है क्या? सिलेबस से बाहर नहीं जा सकता, ये बहुत बड़ी लिमिट है। अच्छा, आपको ये मजाक लग रहा है, जब मैं स्टूडेंट था ना, हमारे जमाने में तो बुक्स नहीं होती थी, हमारे जमाने में कुछ पता नहीं होता था आई कैप क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, कुछ पता नहीं, ठीक है। तो अब ये आप लोगों के लिए बहुत आसानी। पुराने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, उनसे अगर आप पूछे ना तो वो कहेंगे भाई आप लोग तो जन्नत में रह रहे हैं, सीए बहुत आसान हो गया। ये तो आप ही जानते हैं ना क्या बीत रही है आप में। पुराने लोग क्या समझेंगे, सीए उस वक्त इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते थे। बहरहाल अब चूंकि आई कैप की लिमिटेशन है, बुक के अंदर ही उसने रहना है, बहुत बड़ी, और इसका हम बड़ा फायदा उठा सकते हैं। वो बाद में बताऊंगा आपको कि हमने किस तरीके से इस चीज का फायदा उठाना है। फिलहाल ये ज़हन में रखिएगा, इसका मतलब ये हुआ आई कैप आपका हर क्वेश्चन और हर लाइन पढ़ा है। एग्जामिनर कमेंट्स ये बताते हैं आई कैप ने हर क्वेश्चन, हर स्टूडेंट का हर क्वेश्चन और उसकी एक एक लाइन पढ़ी है। वरना अगर वो सिर्फ आंखें बंद करके टिक कर रहा होता ना तो एग्जामिनर कमेंट्स देने के काबिल ना रहता कभी। क्लियर? तो ये चीजें समझ आ गई आई कैप आपको क्या रिसोर्सेज दे रहा है, और हमने उन रिसोर्सेज को कोशिश किया कि मैक्सिमम इसी इंक्लूड कर दें। अच्छा, अब अगर आई कैप की बुक आप पढ़ेंगे ना, उसमें क्वेश्चन तो होगा, सोल्यूशन तो होगा, उसमें एग्जामिनर कमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। आई कैप की किसी बुक में आई कैप ने एग्जामिनर कमेंट, हालांकि मुझसे पूछे ना अगर, तो ना सजेस्टेड सोल्यूशन इतना अहम है, ना मार्किंग प्लान अहम है, सबसे ज्यादा अहम है ना उनके एग्जामिनर कमेंट्स है। एग्जामिनर कमेंट्स में नहीं है, मार्किंग प्लान भी आपको आई कैप की बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आई कैप की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। क्लियर जी? स्ट्रक्चर समझ आ गया आपको? चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। शाबाश, पूछिए। पूरे पेपर की एग्जामिनर को अपलोड होता है या फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन वाइज भी हो सकती है? आई कैप की वेबसाइट पे जो एग्जामिनर कमेंट्स अपलोडेड होते हैं वो क्वेश्चन वाइज होते हैं। एक फाइल जैसे आपका पेपर होता है ना, वो भी क्वेश्चन वाइज होता है पेपर। तो जिस तरतीब से क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनर कमेंट्स, मार्किंग प्लान भी उसी तरतीब से होते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 के कमेंट्स, पार्ट ए के, फिर पार्ट बी के, फिर क्वेश्चन नंबर 2 के कमेंट्स, फिर क्वेश्चन नंबर 3 के कमेंट्स, उसी तरतीब से चलेंगे, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट होती है, सेक्शन है ना, आप अपने सेक्शन पे जाएंगे ना, एक पास पेपर का सेक्शन है वो लहदा, उसमें सिर्फ पास पेपर्स मिलेंगे। सजेस्टेड सॉल्यूशन का सेक्शन है, उसमें सिर्फ सजेस्टेड सॉल्यूशन मिलेंगे। एग्जामिनर कमेंट्स का सेक्शन है, उसमें सिर्फ एग्जामिनर कमेंट्स, और एक मार्किंग प्लान का सेक्शन है, उसमें सिर्फ मार्किंग प्लान। लेकिन याद रखिए ये मार्किंग प्लान या कमेंट्स या शुरू से नहीं है कि 1960 से आई कैप ने अपलोड करना शुरू कर, नहीं, ये आई कैप की प्रैक्टिस है, वो सिर्फ प्रीवियस को शायद 10 अटेम्प्ट्स हैं,
10-12 अटेम्प्ट्स की आपको ये चीजें मिल जाएंगी, उससे पुरानी चीजें आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेंगी। लेकिन जो टीचर्स उससे पहले से पढ़ा रहे हैं उनके पास ये डाउनलोड होके पड़ी होती हैं, क्योंकि जाहिर है क्वेश्चन पुराना होने का ये मतलब नहीं क्वेश्चन इररेलेवेंट हो गया। ठीक है, तो पुराने क्वेश्चन भी अगर स्टिल सिलेबस में शामिल हैं, पुराने क्वेश्चन भी अगर स्टिल सिलेबस में शामिल हैं तो वो प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा सोर्स है। तो वो हम आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करते रहेंगे जो जो जरूरी होंगे। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? जी जी अब पूछिए। नहीं ऐसे नहीं होता कि आई कैप ने अपनी ग्रिड को, अच्छा एक मैंने आपको बताया था ना, आई कैप ने अपनी बुक को फॉलो करना है, बुक के अंदर जो कंसेप्ट है वही पूछेगा। आई कैप की दूसरी लिमिटेशन भी है, आई कैप ने सिलेबस के साथ ग्रिड दी हुई है कि मैं ये 5 चैप्टर में से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछूंगा, ये 4 चैप्टर में से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। आई कैप की दूसरी लिमिटेशन ये है कि आई कैप इस ग्रिड को फॉलो करता है। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर हमारे सिलेबस में फर्ज कीजिए 18 चैप्टर्स हैं तो आई कैप सिर्फ पहले 6 चैप्टर में से सारे क्वेश्चन पूछ ले, नहीं। आई कैप ने ग्रिड बनाया, पहले 6 चैप्टर में से अगर ग्रिड के मुताबिक 30 मार्क्स का पेपर टेस्ट करना है तो वो 30 मार्क्स का पेपर ही टेस्ट करेगा। सेकंड ग्रेड में अगर 25 की वेटेज दी है तो उसने 25 मार्क्स का पेपर ही टेस्ट करेगा। ये नॉर्मली वेटेज चेंज नहीं होती, आई कैप चेंज कर सकता है लेकिन नॉर्मली चेंज नहीं होती। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं हम अपने कंसेप्ट से। अच्छा थोड़ा अब आपने अटेंटिव होना है। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने इससे पहले लॉ का कोई भी सब्जेक्ट किसी भी लेवल पे पढ़ा हो? कोई ऐसा स्टूडेंट हाथ उठा दे। शाबाश, कोई भी स्टूडेंट नहीं, एक स्टूडेंट कैम्ब्रिज का लॉ पढ़ा ए लेवल में, ठीक है, 1-2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ज्यादातर अच्छा ज्यादा यानी सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स हैं तकरीबन, मेरा हालांकि 170 के लगभग की क्लास में 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लॉ पढ़ा, बाकी इसीलिए आपने बड़े ध्यान से सुनना है, चीजें आपके लिए नई हैं। ठीक है, लॉ की टर्म्स का अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। अटेंटिव हो जाइए, जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो कहीं किताबों में नहीं लिखी हुई और हम लिख भी नहीं सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं सिर्फ क्लास में ही बतानी होती है, किताबों में हर चीज लिखेंगे वो किताब जो है वो 500-600 सफ़ों की हो जाएगी, वो आप याद भी नहीं कर सकते। इसीलिए अटेंटिव होकर सुनना और समझना है। खास तौर पे चैप्टर 2 को, चैप्टर 2 ये जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 1 नहीं स्टार्ट कर रहे, किसी वजह से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 2 आपके पूरे बिजनेस लॉ की बेसिक है। ये चैप्टर समझ नहीं आया ना तो इसको समझे बगैर आप और कोई चैप्टर नहीं समझ सकते, जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। चैप्टर समझना बहुत जरूरी है, अटेंटिव होके आपने। अच्छा इसमें शुरू के 8-10 दिन ना मैं स्टूडेंट की स्पीड के साथ चलता हूं, बाद में फिर 10 दिन के बाद स्टूडेंट्स को अपनी स्पीड के मुताबिक चलाता हूं, क्योंकि शुरू में बेसिक्स डेवलप हो रही होती है ना, तो आप लोग अगर मुझे कहेंगे सर आज 2 कंसेप्ट बस हो गई और ना पढ़ाएं, मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। ठीक है, हालांकि मैं चाहे घर से डिसाइड करके आया हूं कि 4 कंसेप्ट हम पढ़ाने हैं, नहीं, क्योंकि स्टार्ट में अंडरस्टैंडेबिलिटी अहम होती है किसी भी सब्जेक्ट के स्टार्ट में, तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अहम है, स्पीड कम अहम है शुरू के 10 लेक्चर में। चैप्टर 2 आपने इसका एक एक लफ्ज समझना है, चैप्टर 2 का एक लफ्ज भी अगर समझ नहीं आया ना तो आपने आगे नहीं जाना, उसका सवाल पूछना है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस लॉ। इस बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम लॉज पढ़ेंगे जो कि एक बिजनेस पे अप्लाई होते हैं, जो कि एक बिजनेस पे बहुत से लॉज अप्लाई होते हैं। जैसे अगर वो पार्टनरशिप का बिजनेस है तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है। जैसे अगर वो किसी को एजेंट अपॉइंट किया है तो एक लॉ है एजेंसी का, वो अप्लाई होता है। जैसे अगर कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, उससे रिलेटेड कोई बिजनेस बैंकिंग ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, उससे रिलेटेड लॉ अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी है पीआरसी लेवल पे, तो मुझे सोच के बताइए कि किसी भी बिजनेस में, चाहे वो सोल प्रोवाइडर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, कोई भी, किसी भी बिजनेस में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस कौन सी वाली होती हैं जो बार बार करो? शाबाश, सेल परचेज की ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस लॉ में हम जो पहला लॉ और सबसे बड़ा लॉ पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉ रिलेटिंग टू सेल्स एंड परचेज ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, सेल्स एंड परचेज। और जब कोई सेल एंड परचेज होती है तो हम क्या कहते हैं कि इनके दरमियान में कुछ एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट की बेस पे सेल परचेज होती है ना, एग्रीमेंट। ठीक है, कॉमन डे लैंग्वेज में हम एग्रीमेंट कहते हैं, लॉ की लैंग्वेज में हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लीगली थोड़ा सा फर्क है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में। तो प्रैक्टिकली किसी भी बिजनेस में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन सेल परचेज की, एग्रीड? और सेल परचेज की ट्रांजैक्शन अगर सबसे ज्यादा है
तो इसका मतलब है इनसे रिलेटेड जो लॉ होगा हमारे लिए वो सबसे अहम है। तो सेल एंड परचेज से रिलेटेड कौन सा लॉ है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में। तो लॉ के स्टूडेंट होते हुए हम प्रेफर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड बोलना। ठीक है, जैसे बाय करने में और परचेज करने में क्या फर्क है? कोई फर्क भी नहीं, कोई फर्क ही नहीं है। मिस्टर ए बाउट गुड्स, मिस्टर ए परचेज गुड्स, 100% सेम मीनिंग। लेकिन अकाउंटेंट्स अपनी फील्ड में परचेज का वर्ड प्रेफर करते हैं। वो नॉर्मली अकाउंटेंट जब कभी कोई चीज खरीदेगा ना, देखेंगे वो हमेशा परचेज का वर्ड, बाय का वर्ड यूज नहीं करेगा, परचेज। उसी तरह जो लॉयर्स होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड यूज करते हैं, एग्रीमेंट का वर्ड यूज नहीं करते। तो पहला लॉ हम कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस चीज से डील करता है कि एक दो पार्टीज हैं, एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को चीज बेच रही है या खरीद रही है। क्योंकि जब एग्रीमेंट होगा एक बायर होगा तो एक सेलर। ये तो नहीं हो सकता एक बंदा ही बायर है और वही सेलर है, तो एक बायर और एक सेलर होगा। तो इन दोनों के दरमियान में जो एग्रीमेंट होता है किसी भी चीज को खरीदने या बेचने का, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बताता है इसके बारे में डिटेल। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक चीज ध्यान में, अगर दुनिया में कभी दो पार्टीज के दरमियान में झगड़ा ना होता तो दुनिया में लॉ ही ना होता। लॉ की जरूरत ही तब पड़ती है जब दो पार्टीज के दरमियान में डिस्प्यूट अराइज होता है। इसीलिए लॉ की हर केस स्टडी में जिन दो पार्टीज के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ ना, आगे चल के दोनों में डिस्प्यूट लाजमी आएगा और वो आपसे कहेगा बताओ इस डिस्प्यूट में क्या फैसला करना है। ठीक है जी? तो पढ़ने जा रहे हैं हम बिजनेस लॉ के अंदर कौन से वाला? कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा अहम कह लीजिए यूज होने वाला लॉ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बिजनेस लॉ में और भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सबसे अहम और सबसे पहले कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। शाबाश। इसमें पहले कुछ डेफिनेशंस हैं और ये वो डेफिनेशंस हैं जो आप हर चैप्टर में, हर लेक्चर में यूज करेंगे। ये जो आप लॉ की बुक का रैंडमली कोई भी सफा उठा लें, उसमें ये टर्म्स यूज हो रही होंगी, ये टर्म्स यूज हो रही। इसलिए ये टर्म्स आपने ध्यान से समझनी है। आपके हर कंसेप्ट में, आपके हर क्वेस्ट केस स्टडी में ये टर्म्स आएंगे। पहले टर्म ऑफर, या इसे प्रपोजल भी कहते हैं। अच्छा, जब कोई एक चीज के दो नाम हो ना, तो अल्टरनेट टर्म्स भी आपने याद करनी है, क्योंकि आईकैप एग्जाम में किसी भी टर्म के साथ उस कंसेप्ट को पूछ सकता है। हो सकता है आपसे कहे डिफाइन ऑफर, हो सकता है कहे डिफाइन प्रपोजल। तो आपके प्रपोजल तो सर ने पढ़ाया ही नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। हालांकि ऑफर का ही दूसरा नाम प्रपोजल है। एग्जाम में 2-3 दफा ऐसे हुआ है कि आईकैप ने एक अल्टरनेट टर्म यूज कर ली किसी कंसेप्ट की और बहुत से स्टूडेंट्स ने वो याद नहीं की हुई थी। तो जहां कहीं अल्टरनेट टर्म्स आए, आपने दोनों टर्म यूज। तो ऑफर या प्रपोजल भी इसे कहते हैं। ऑफर का मतलब क्या है? ऑफर का मतलब क्या है? अब ये देखिए, ऑफर क्या है? ये मार्कर है। मैं इन भाईजान से कहता हूं, क्या ये मार्कर आप 100 रुपए में खरीदेंगे? 100 रुपए में खरीदेंगे? अच्छा, अब सुनिए, इन भाईजान ने कह दिया नहीं, हालांकि इनसे मैंने पूछा ही नहीं था। ये भी लॉ का असूल है कि ऑफर का जवाब वही देगा जिसे ऑफर की जाएगी। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, आगे चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है जी? तो ये जिसको ऑफर की गई जवाब भी वही देगा, कोई और जवाब नहीं दे। अच्छा, ये जो मैंने इनसे सवाल पूछा है, क्या आप ये मार्कर 100 रुपए में खरीदेंगे, ये मेरी तरफ से है ऑफर। ऑफर, ठीक है। अब पहली सिचुएशन कहिए यस, इन्होंने यस कर दिया, ये है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। दूसरी ऑप्शन, या ये कहेंगे नो। अगर ये कहते हैं नो, इसे कहते हैं रिजेक्शन ऑफ ऑफर। रिजेक्शन समझ आ रहा है? ये ऑफर गई, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस शो करवाई, ये कुछ इरादा शो करवाया कि ये करना चाहता, मैं ये बेचना चाहता हूं, क्या आप 100 रुपए में खरीदेंगे? अगर ये कहते हैं यस, मैंने कराई ऑफर, इन्होंने क्या किया? एक्सेप्टेंस। अगर ये कहते हैं नो, रिजेक्शन। अच्छा, अब सुनिएगा, अब चूंकि आपने आसानी से बता दिया है तो मैं कंसेप्ट को मुश्किल करने जा रहा हूं। कर दूं मुश्किल? प्लान नहीं था मेरा आज का, लेकिन आपने चूंकि बता दिया था। मैंने इनसे कहा क्या आप 100 रुपए में ये मार्कर खरीदेंगे? आप सोचना शुरू कर दें, सोचें, ये सोच रहे हैं क्या आप 100 रुपए में मार्कर खरीदेंगे, ये सोच रहे हैं। फिर मैंने कहा चलो रहने दो, मैं नहीं बेचता। वो भी सोच ही रहे थे। ये मैंने जो कहा चलो रहने दो, मैं नहीं बेचता, ये क्या है?
ये रिजेक्शन ऑफ ऑफर नहीं है, हाँ इसे कहते हैं रेवोकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर को रिवोक कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया कह ले चाहे, ठीक है, लेकिन लॉ ने लफ्ज क्या लिखा है, रिवोक। तो रिजेक्शन में और रेवोकेशन में फर्क है, क्लियर। रेवोकेशन जो इस बंदे ने ऑफर की वो खुद ही करेगा, और रिजेक्शन तो दूसरा बंदा का। लेकिन बाहर वापिस आ जाते हैं सिंपल कंसेप्ट के ऊपर। ऑफर क्या है, व्हेन वन पर्सन शोज दिखाता है हिज विलिंगनेस, अपना इरादा। जब एक बंदा अपना इरादा शो करता है, किस लिए, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, तो फिर इसे क्या कहते हैं, ऑफर। ठीक है, ये क्या है, ऑफर या प्रपोजल भी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें है टू डू और नॉट टू डू। कभी कभार नॉट टू डू वर्ड यूज होगा। 90% केस स्टडी में ना टू डू यूज होगा, 10% केस स्टडी में वो नॉट टू डू की बात करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल नॉट टू डू की भी कर देते हैं। ठीक भाई, समझ आ गया। ऑफर है क्या, जब एक बंदा किसी दूसरे पर्सन को विलिंगनेस शो करवाएगा टू डू और नॉट टू डू समथिंग। जैसे अब मुझे आपने बताना है ये ऑफर टू डू किया कि ऑफर नॉट टू डू की। मैंने इनसे कहा ये 100 रुपए में क्या आप ये मारकर खरीदेंगे, ये ऑफर टू डू है। अच्छा, अब नॉट टू डू, ठीक है। फर्ज कीजिए भतीजा है, वो सिगरेट पीने का आदी है, और चचा ने उसको क्या कहा, अगर तुम सिगरेट ना पियो 1 साल तक तो मैं तुम्हें मोटर बाइक खरीद के दूंगा। अब ये ऑफर की चचा ने, ऑफर किसने की, चचा ने। भतीजे ने तो ऑफर नहीं की, भतीजे ने तो यहाँ एक्सेप्टेंस करनी है या रिजेक्शन करनी है, ऑफर की चचा। ये ऑफर टू डू है कि नॉट टू डू, नॉट टू डू, ठीक है, नॉट टू डू। इसी तरह एक आपको आई कैप की केस स्टडी से एग्जांपल उठा के दे देता हूं जो मुश्किल है लेकिन अगर समझ आ गई तो ठीक। 2 ताजिर एक ही मार्केट में काम करते हैं, एक ही दुकान पे कस्टमर आते हैं, दूसरे की दुकान पे कस्टमर नहीं आते। जिसकी दुकान पे कस्टमर नहीं आते उसने दूसरे से कहा तुम अपनी दुकान मुझे बेच दो और वादा करो अगले 5 साल तक तुम इस मार्केट में बिजनेस नहीं करोगे। हाँ, ये ऑफर नॉट टू डू है। तो इसका मतलब ऑफर टू डू समथिंग की भी हो सकती है और नॉट टू डू समथिंग की भी हो सकती है। लेकिन नॉट टू डू तो वैसे ही आपको बता दिया, एडवांस कंसेप्ट है। आपने अभी जो कंसेप्ट समझने हैं किस एग्जांपल के साथ समझने, डेफिनेशन का रट्टा लगाने के लिए टू डू भी याद करें, नॉट टू डू भी, लेकिन कंसेप्ट समझते हुए सिर्फ नॉट टू डू का कंसेप्ट अभी नहीं समझना, अभी इसके ऊपर नहीं सोचना, वरना सब्जेक्ट को मुश्किल बना देंगे। आप अपने सब्जेक्ट को खुद मुश्किल बना देंगे अगर आप इस लेवल पे नॉट टू डू के बारे में नहीं सोच। किसके बारे में सोचना है, टू डू। तो ऑफर समझ आ गई आपको। अब आगे मजे देखें, क्लियर समझ आई है तो बताएं, फिर आगे चलो। अच्छा चलो, और ट्विस्ट। ऑफर जब होती है ना तो लॉ कहता है कि ऑफर करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है, एक ऑफर करने वाला शाबाश, और दूसरा जिसको ऑफर की जाए। जो ऑफर करने वाला है उसे कहेंगे ऑफरर, और जिसको ऑफर की जाए उसे कहेंगे ऑफरी। ठीक है। अब देखें, मैंने इन भाईजान को ऑफर की, क्या आप 100 रुपए में मारकर खरीदेंगे? मैं कौन हूं, ये भाई ऑफरी। ठीक है, ऑफर और ऑफरी समझ आ गया आपको। टू डू नॉट टू डू भी समझ आ गया। अब एक्सप्रेस आर इंप्लाइड सुन लें। एक्सप्रेस आर इंप्लाइड। एक्सप्रेस होती है वो चीज जो अल्फाज में बयान की जाए, अल्फाज में बयान की जाए, और इंप्लाइड होती है वो चीज जो अल्फाज में बयान ना की जाए। ठीक है, एक्सप्रेस और इंप्लाइड में क्या फर्क है? एक्सप्रेस क्या है, अल्फाज में बयान, इंप्लाइड क्या है, अल्फाज में बयान ना करना। ठीक है, अल्फाज में बयान ना करना। ठीक है, जैसे हम घर से निकलते हैं नॉर्मल दिनों में तो वालदा सुबह के वक्त उठ के हमारे लिए नाश्ता बनाते हैं। ठीक है, अब जब हम घर से निकलते होते हैं सुबह सुबह उठ के नाश्ता गरम गरम के बेटे जाके सीए करना है सीए करना तो अच्छा, वालदा ने, मुझे नहीं याद कि मेरी जिंदगी में कभी वालदा ने मुझे ये कहा हो कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मुझे नहीं याद। मैं भी कभी कहा मुझे नहीं याद, लेकिन आपको लेकिन वालिद साहब की ठुकाइयां याद है मुझे। वो आपको भी याद है।
लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हमारी जो वालदा है वो हमसे प्यार नहीं करती? करती है, इसका ये मतलब तो नहीं। लेकिन ये कैसे पता चलता है? साबित करें। उन्होंने तो कभी नहीं कहा, कहा कभी नहीं, लेकिन उनकी कुर्बानियों से ये जाहिर होता है, ठीक है, कि वो हमसे प्यार करती हैं। तो जो चीज अल्फाज में आप कह दें वो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेस, और जो चीज अल्फाज में नहीं आपके एक्शन से, आपके बिहेवियर से, आपके कंडक्ट से पता चलती है उसे हम क्या कहेंगे? इंप्लाइड। ठीक है, याद रखिए। अच्छा, अल्फाज को एक्सप्लेन करते हुए लॉयर ये कहता है अल्फाज रिटन भी हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकते हैं। लिख के कह दें वो भी एक्सप्रेस है, बोल के कह दें वो भी एक्सप्रेस है। लेकिन ना लिखा ना बोला, लेकिन कंडक्ट से शो करवाया, वो क्या है? इंप्लॉयड। तो ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकती है, ऑफर इंप्लॉयड भी हो सकती है। जैसे फर्ज कीजिए मैंने इनको ऑफर की, ये कौन सी ऑफर थी? एक्सप्रेस के इंप्लॉयड? एक्सप्रेस। और बाय वर्ड्स रिटन या स्पोकन? स्पोकन। और अगर यही मैं इनको ईमेल के जरिए से पूछता या लेटर सेंड करके पूछता, रिटन, वो क्या एक्सप्रेस के इंप्लॉयड? एक्सप्रेस। अच्छा, अब जरा सुनिएगा, आपको एक रियल केस छोटा सा बताता हूं। मैं घर जाने के लिए निकला छुट्टी के टाइम पे, और इशारा ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रोकी मैंने, और फौरन ही एक लड़का आया, उसके पास एक कपड़ा था गाड़ी के शीशे साफ करने वाला। उसने फौरन मुझसे कुछ पूछा नहीं, ना बताया, गाड़ी का शीशा साफ करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने गाड़ी का शीशा साफ करना शुरू किया, फौरन सिचुएशन को पास कर दे। मुझे बताइए कि क्या ये ऑफर है? इस सिचुएशन में ऑफर है? ऑफर किसकी तरफ से है? जो गाड़ी में बैठा है उसकी तरफ से, या वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी तरफ से। क्या ये ऑफर एक्सप्रेस है कि इंप्लॉयड? इंप्लॉयड। लॉ कहता है बिल्कुल ये ऑफर है, इंप्लॉयड है। ऑफर का वर्ड्स में होना जरूरी नहीं, ऑफर है, लेकिन कौन सी ऑफर? इंप्लॉयड ऑफर भी वैलिड ऑफर है, इंप्लॉयड ऑफर भी वैलिड ऑफर। भाई यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब सुनिए, अब सिचुएशन को प्ले करते हैं। यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो मैं गाड़ी के शीशे उससे साफ करवाना चाहता हूं, या तो मैं यस करूंगा या ना। अच्छा, मैं कहा भाई अभी साफ सफाई करवा के आ रहा हूं, कॉलेज के करीब 500 रुपया उसको दिया है, अब ये दोबारा आ गया। मैंने फौरन गाड़ी का हॉर्न बजाया, उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने क्या कहा? नो नहीं कहा, ऐसे हाथ ला, ऐसे ना। ये क्या है? एक्सेप्टेंस के रिजेक्शन? रिजेक्शन, शाबाश। ठीक है, ये क्या है? रिजेक्शन है। ठीक है। और अगर मैं दूसरी ऑप्शन, स्कूल से बैठा रहता, उसको देखता रहता, और पूरी गाड़ी के पूरा सर्विस का पूरा बेनिफिट एंजॉय कर लेता, बस गाड़ी किसी अच्छे तरीके से साफ हो गई है, तो ये मेरी तरफ से क्या होती? एक्सेप्टेंस। लेकिन कौन सी एक्सेप्टेंस? शाबाश। तो जैसे ऑफर इंप्लॉयड हो सकती है, एक्सेप्टेंस भी इंप्लॉयड हो सकती है। अब केस को आगे लेके चलते हैं। जैसे उसने गाड़ी के शीशे साफ कर दिए, उसने आगे कहा सर पैसे। मैंने कहा पैसे कैसे? गाड़ी के शीशे साफ किए। मैं थोड़ी कहा था, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने थोड़ी कहा था गाड़ी का शीशे साफ, अपनी मर्जी से किए, अपनी मर्जी। कोई पैसे लीगली क्या वो मुझसे पैसे रिकवर करवा सकता है? इसका जवाब है यस, रिकवर करवा सकता है। हालांकि आपने कहा नहीं था, एम्प्लॉयड ऑफर थी, लेकिन अगर एम्प्लॉयड ऑफर थी ना, आपने उसको रिजेक्ट करना था, तो आपको उसके बेनिफिट्स वसूल नहीं करने चाहिए थे। आपने अगर उसके बेनिफिट्स पूरे वसूल कर लिए हैं, तो बेनिफिट्स का वसूल करना ये क्या है? एम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस है। कौन सी एक्सेप्टेंस? एम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस। अब अभी ये स्प्रिंग 23 में क्वेश्चन आया, वो पूछ लूं आपसे, केस स्टडी, ये अभी स्टूडेंट में। उसने कहा दो घर हैं, दोनों एक जैसे हैं। बस बात ऐसे होता है ना कि वो दो भाई हैं, उन्होंने घर बनाया, ऑर्डर दिया एक जैसे का, दो घर एक जैसे, एक है 110A, दूसरा है 110B। 110A वाले ने पेंटर को कहा आके घर पेंट कर दो, उसने घर का नंबर नोट कर लिया 110 पेंटर ने, और पहुंच गया 110B। दिखने में दोनों घर एक जैसे थे, वो 110B में चला गया। अब 110B वाले ने उससे कुछ कहा नहीं हुआ था, लेकिन जब पेंट करना शुरू किया तो उसने उसको रोका भी नहीं। अब बताइए, पेंट करने के बाद पेंटर पैसे वसूल करने के लिए हकदार है? भाई क्यों? घर के मालिक ने तो कहा ही नहीं था। राइट भाई, नहीं कहा था ना, तो उसे घर के अंदर ही नहीं आने देना था। आपने उसे घर के अंदर आने दिया, सारा घर पेंट करा लिया, आप कुछ नहीं बोले।
और एंड पे आके आपने कहा भाई मैंने थोड़ी कहा। तो ये इम्प्लाइड का कंसेप्ट पिक हुआ। तो आज आपने ये नई चीज सीखी कि लॉ इम्प्लॉयड चीजों को भी वैलिड कंसीडर करता है, चाहे एम्प्लॉयड ऑफर हो चाहे एम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस। भैया क्लियर हो गया? चलिए, ऑफर में हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली, इसमें टू डू को डिस्कस कर लिया, नॉट टू डू को डिस्कस कर लिया। फिर हमने डिस्कस कर लिया एक ऑफर है तो उसमें एक पार्टी ऑफर कहलाती है, दूसरी पार्टी ऑफरी। और ऑफर या एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है। शाबाश। बस के आगे चलें? पक्का समझ आ रही है? आगे चलते हैं। एक्सेप्टेंस। अब इन भाईजान को ऑफर की मैंने। जी जी पूछिए। शाबाश शाबाश। अगर वो अच्छा, अगर वो घर से बाहर होता और उसे फिर पता चलता, ये मैं नहीं पढ़ के आया। अच्छा हाँ, मैं देख के बता दूंगा। अच्छा मुझे ये बताइए, देखिए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है ना। इसी बहाने से आपके क्वेश्चन की बरकत से मुझे एक चीज याद है कि आपके साथ कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, ऐसे ही है। तो ऐसा मुमकिन है कि कोई सवाल स्टूडेंट पूछे तो मुझे ना आता हो, मुमकिन है कि नहीं? तो मुझे उसमें क्या करना चाहिए? उसे गलत जवाब दे देना चाहिए या मान लेना चाहिए कि मुझे सवाल का जवाब नहीं आता? मुझे मान लेना चाहिए और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, बल्कि अच्छा मेरे लिए सीखने के लिए नई चीज आ गई, मैंने इनका क्वेश्चन नोट कर लूंगा। अब इस क्वेश्चन आइंदा कोई क्वेश्चन इस तरह का आया तो मेरे पास उसका जवाब होगा। ठीक है, तो बजाय ये कि मैं कोई गलत जवाब दे दूं या ये कह दूं कि आप आगे जाके पढ़ेंगे, मुझे इसका मैं पहले बता दूं, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं। अच्छा ये भी सुनने के क्यों नहीं आता? देखिए अगर ये आपके सिलेबस का हिस्सा होता ना तो उस्ताद की जिम्मेदारी होती है सिलेबस की इच्ची बिच्ची उसने एक करनी है। स्टूडेंट पूरा पढ़े ना पढ़े, उस्ताद ने सिलेबस की एक एक चीज को देखना होता है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्टिल चूंकि आपके जहन में क्वेश्चन आया है तो उस क्वेश्चन का आंसर देना मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं इसको ढूंढ के इंशाल्लाह आपको इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है जी, चलिए जी, और कोई क्वेश्चन? आगे चलते हैं। एक्सेप्ट। अच्छा चलें, ठीक है काफी ये एक्सेप्टेंस सिर्फ कर लें। एक्सेप्टेंस थोड़ा 5 मिनट का है। एक्सेप्टेंस भी बल्कि हो गया। क्या आप 100 रुपए में ये मार्कर खरीदेंगे? यस, ये इन्होंने जो जवाब दिया यस, ये क्या है? अच्छा कौन सी एक्सेप्टेंस? एक्सप्रेस के इम्प्लाइड? एक्सप्रेस। शाबाश। तो कह रहे हैं एक्सेप्टेंस क्या है? व्हेन ऑफरी। कौन? ऑफरी। व्हेन ऑफरी कम्युनिकेट्स हिज कंसेंट होता है रजामंदी टू ऑफरर। तो इसे क्या कहते हैं? इसमें तीन अल्फाज बहुत अहम हैं, इनके ऊपर पूरी डिबेट हुई है लॉ में। एक ऑफरी, दूसरा कम्युनिकेट्स, तीसरा ऑफरर। ऑफरी कम्युनिकेट्स टू ऑफरर। अब देखें, फर्ज कीजिए मैंने इन भाईजान से क्वेश्चन पूछा। मैं कहा भाईजान विल यू बी माई फ्रेंड? इनसे पूछा, ठीक है। इन्होंने ये भी सोच रहे हैं, इन्होंने कह दिया यस। क्या फ्रेंडशिप हो गई? भाई तेरे को तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी नहीं, जिसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है वही एक्सेप्ट करेगा ना। यही वो समझा रहा है, कह रहा भाई एक्सेप्टेंस कौन करेगा? भाई जो ऑफरी है वही एक्सेप्ट करेगा। कुछ केस स्टडी में कहेगा ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर लगाई, साथ खड़े बंदे ने कहा मैं एक्सेप्ट करता हूं, उसको फौरन 1 लगानी है। उसे कहना भाई तेरे को ऑफर ही नहीं की तो एक्सेप्ट कैसे कर सकता है? व्हेन ये समझ आ गया? ऑफरी है, कोई और पर्सन नहीं, ऑफरी है। फिर उसके बाद कम्युनिकेट करना है। अब मैंने इनको ऑफर की, ऑफर बदल लेते हैं हमें। मैंने कहा क्या आप 500 रुपए में ये खरीदेंगे? ठीक है, 500 रुपए में ये खरीदेंगे। अच्छा अभी ये सोच रहे हैं, इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा रहने दें और इनको 500 में बेच दिया। अब ये कह रहे हैं सर जी मैंने आपको जवाब नहीं दिया था, लेकिन मैंने अपना जहन बना लिया था, मैंने अपने जहन में एक्सेप्ट कर लिया था, तो अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा। क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया? क्या जिम्मेदार हूं मैं? नहीं। क्यों? लॉ कहता है ऑफरी ने कम्युनिकेट करना है, अपने जहन बना लेना काफी नहीं है, बताना है कि जी मैं विलिंग हूं। क्लियर? कम्युनिकेट का मतलब समझ आ गया? यानी अगर इनकी एक्सेप्टेंस मेरे तक कम्युनिकेट नहीं हुई
तो कोई फिर दूसरा तीसरा लफ्ज ऑफर समझ आ गया, कम्युनिकेट समझ आ गया, हिज कंसेंट टू ऑफरर। ऑफरर मैंने कहा 500 रुपए में खरीदेंगे, इन्होंने मुझे तो जवाब नहीं दिया, इन्होंने साथ वाले को कह दिया मैं 500 रुपए में मार्कर खरीदूंगा अनकरीब। क्या ये एक्सेप्टेंस है? एक्सेप्ट भाई देखें, इन्होंने हाँ की कंसेंट दी अपनी, कंसेंट तो है, कंसेंट है, कम्युनिकेट भी की है, लेकिन किसको? ऑफरर को नहीं की। तो इसीलिए अल्लाह ने क्या कहा, एक्सेप्टेंस कब होगी? जब ऑफर ही करेगा और इन्फॉर्म करेगा। किसको इन्फॉर्म करेगा? ऑफरर को। क्लियर हो गया? अच्छा यहां पे आखिरी चीज कहता है ऑफर बिकम्स प्रॉमिस व्हेन एक्सेप्टेड। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो वो प्रॉमिस हो जाती है, वादा हो जाता है। ये ऑफर थी, जब दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी तो क्या हो जाएगा? प्रॉमिस। और आखिरी चीज आज की, वही दो लोग जो एक्सेप्टेंस से पहले ऑफरर और ऑफरी थे, वही दो लोग एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉमिसर और प्रॉमिसी हो जाएंगे। यानी जो ऑफरर था वो प्रॉमिसर हो, लेकिन कब? बाद। और जो ऑफरी है वो प्रॉमिसी हो जाएगा। एन ऑफर बिकम्स प्रॉमिस व्हेन एक्सेप्टेड। कुछ समझ आई बात की? चलिए आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल इंशाल्लाह लेक्चर में डिस्कशन। मैं आपकी होम असाइनमेंट देख लूं कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप अभी होम असाइनमेंट नहीं कर सकते, आपने सिर्फ ये डेफिनेशन पढ़नी है ऑफर की और एक्सेप्टेंस की, और इसके अंदर जो मटेरियल है याद रखना। असाइनमेंट अभी नहीं करने, ठीक है जी? अच्छा आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको नोट कर लें, कल के लेक्चर के स्टार्ट में इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ठीक है जी? चलिए जी आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।